सभी वर्कर्स का एक ग्रुप रोज की तरह जमीन से लगभग 700 मीटर नीचे एक कॉपर गोल्ड माइन में माइनिंग के लिए जाती है, जहाँ का टेम्परेचर ऑल टाइम हाई होता है और ऑक्सीजन भी वहाँ बहुत ही कम होती है। जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है और वापस आने का भी वही। ये जानते हुए भी कि हर साल लगभग 40 लोग यहाँ अपनी जान गंवा देते हैं, बावजूद ये हर रोज रिस्क में अपनी जान को डालकर माइनिंग के लिए नीचे जाते हैं। पर 5 अगस्त 2010 को इन सभी वर्कर्स के साथ माइन के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जिसे ये मरते दम तक नहीं भूलने वाले थे। और रोज की तरह सभी वर्कर्स माइन में एंटर होते हैं और जमीन से लगभग 700 मीटर नीचे माइनिंग में लगते हैं। सभी वर्कर्स माइनिंग में लगे ही थे कि अचानक माइन में क्रैक्स पड़ने लगता है और वर्कर्स कुछ सोच पाए इतने में माइन कोलैप्स कर जाती है। चिली के उत्तरी अटाकामा रेगिस्तान में एक कॉपर गोल्ड माइन है, सेंट जोस कॉपर गोल्ड माइन, जिसे एक प्राइवेट कंपनी ऑपरेट कर रही थी। ये माइन 120 साल पुराना था, जिस पर अभी भी माइनिंग चल रहा था। माइन का बॉटम जमीन से लगभग 700 मीटर नीचे था और ये गहराई उतनी ही है जितनी की कुआलालंपुर में मौजूद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग की हाइट है। माइन के बॉटम तक पहुंचने का एक ही रास्ता था, जो कि इस तरह का स्पाइरल शेप में था, जहां तक वर्कर्स को जीप में बैठाकर पहुंचाया जाता था। रोज की तरह 5 अगस्त को भी 34 वर्कर्स, जिसमें जीप ड्राइवर भी शामिल था, 33 वर्कर्स को बॉटम तक पहुंचाकर निकला ही था कि कुछ देर बाद माइन के अंदर क्रैक्स पड़ने लगता है और एक बड़ा सा पत्थर माइन के रास्ते में आ मिलता है और माइन को ब्लॉक कर देता है। यह इम्पैक्ट इतना खतरनाक था कि इसने आसपास के इलाकों को हिलाकर रख दिया और इम्पैक्ट से माइन के अंदर इतनी सारी धूल भर गई कि उसे छटने में लगभग 6 घंटों का समय लग गया। इम्पैक्ट से तो वर्कर्स को कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वे जमीन से लगभग 700 मीटर नीचे माइन के अंदर इस कदर फंस चुके थे कि चाहकर भी न ही बाहर निकल सकते थे और न ही किसी को मदद के लिए बुला सकते थे। उनके पास लिमिटेड खाना पानी और चारों ओर से बंद हो जाने की वजह से अब ऑक्सीजन भी लिमिटेड ही बचा था। उन 33 वर्कर्स के साथ ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि किसी ने उन्हें जिंदा दफना दिया हो। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि टोटल 69 डेज के बाद उन्हें जिंदा और वो भी सेफली रेस्क्यू कर लिया जाता है। जी हाँ, उन्हें जिंदा बाहर निकाल लिया जाता है। बट क्वेश्चन इज हाउ? सो हेलो गाइस, दिस इज नीतीश एंड यू वाचिंग नीतीश फैक्ट्स। जिस समय माइन कोलैप्स किया था उस समय दोपहर के 2 बज रहे थे और इसके तुरंत बाद ही ये खबर पूरे चिली में आग की तरफ फैल गई। माइनिंग कंपनी का कहना था कि पूरे माइन में क्रैक्स आ चुका है और इसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसी बीच एक रिटायर्ड माइनर जिसका नाम जोस वेगा था, जो फंसे हुए वर्कर्स में से एक एलेक्स का बाप भी था, माइन के अंदर जाने का फैसला करता है और जैसे जैसे माइन के अंदर जाता है उसे माइन में गहरे क्रैक्स नजर आते हैं। कुछ देर बाद वे उस जगह पर पहुंचते हैं जहां वो बड़ा सा पत्थर माइन के रास्ते को ब्लॉक किए हुए था। एक एस्टिमेट के तौर पर उसका वजन तकरीबन 7 लाख टन था, जिसे ना ही हटा पाना संभव था और न ही बाहर निकाल पाना। पर क्योंकि जोस इस माइन पर वर्षों काम किया हुआ था, इस वजह से इसे ये मालूम था कि यहाँ वेंटिलेशन टनल भी मौजूद है जो माइन के बॉटम तक जाता है। जैसे ही जोस और उसके साथी वेंटिलेशन शाफ्ट से अंदर जाने को तैयार हुए, तभी एक और धमाका होता है और वेंटिलेशन टनल भी कोलैप्स कर जाता है। अब इन लोगों के पास माइन के अंदर जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचा था। 24 घंटे बीत चुके थे और अब तक वर्कर्स का जिंदा होने का कोई सुराग हाथ नहीं लगा था। तभी रेस्क्यू का सारा जिम्मा चिली गवर्नमेंट अपने सर ले लेने की अनाउंसमेंट करती है। इसके लिए माइनिंग मिनिस्टर लॉरेंस गोलबोर्न ने हाई स्पीड ड्रिलिंग रिंग्स मंगवाए। ड्रिलिंग रिंग्स तो आ चुके थे, पर अब भी एक प्रॉब्लम बनी हुई थी, वो ये थी वर्कर्स की लोकेशन। दरअसल माइन इतना बड़ा था कि वर्कर्स को ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल टास्क था। इतने में ऑपरेशन हेड राउल डेग्निनो फैसला करता है कि माइन के 3 हिस्सों में 6 इंच वाइड होल किए जाएंगे और उसमें कैमरास घुसाकर वर्कर्स के लोकेशन का पता लगाएंगे। पर ये सुनने में जितना आसान था, करने में उतना ही मुश्किल, क्योंकि ड्रिलिंग पाइप जैसे जैसे नीचे जाती है वैसे वैसे मजबूत चट्टाने उसे उसके रास्ते से दूर करती जाती है। मतलब इस तरह से वर्कर्स को खोजना बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि अंधेरे में तीर चलाना। पर रेस्क्यू टीम के पास और कोई ऑप्शंस नहीं बचा था। इस वजह से पहली ड्रिलिंग शुरू होती है, इसके बाद दूसरी और फिर तीसरी भी। 7 दिन गुजर चुके थे और अब भी ड्रिलिंग का काम चल रहा था। पहली ड्रिलिंग 1000 फीट पर पूरी कर ली जाती है और जब इसके अंदर कैमरा घुसाया गया तो अंदर न ही वर्कर्स थे और न ही उनके कुछ सुराग। दूसरी ड्रिलिंग भी कंप्लीट कर ली गई और तकरीबन 1660 फीट खोदने के बाद जब इसमें भी कैमरा घुसाया गया तो यहाँ भी उन्हें पत्थर और मिट्टी के अलावे
कुछ नहीं मिला। अब सभी को तीसरी ड्रिलिंग से बहुत उम्मीदें थी, क्योंकि तीसरी ड्रिलिंग माइन के ऐसे हिस्से में होने वाला था जहाँ पर वर्कर्स के होने का सबसे ज्यादा चांस था, और वो जगह था रेफ्यूज चेम्बर। दरअसल यहाँ वर्कर्स के लिए 3 दिनों का खाना और ऑक्सीजन भी होता था। इस वजह से यहाँ वर्कर्स के मिलने के सबसे ज्यादा चांस थे, पर इस ड्रिलिंग को कंप्लीट करने में 7 दिन लगने वाले थे। मतलब अगर वर्कर्स रेफ्यूज चेम्बर तक किसी तरह पहुंचे भी होंगे तो वे 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं बचे होंगे। पर फिर भी रेस्क्यू टीम तीसरी ड्रिलिंग शुरू की और तकरीबन 2300 फीट खोदने के बाद जब कैमरा को नीचे भेजा गया तो कैमरा ने वहाँ कुछ ऐसा देखा जिससे कि वहाँ मौजूद सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कैमरा ने पिछले दोनों ड्रिलिंग की तरह पत्थर और मिट्टी के अलावे यहाँ भी और कुछ नहीं देखा। यहाँ भी वर्कर्स के कुछ नामो निशान नहीं मिले। इसी के साथ बाहर मौजूद वर्कर्स के अपनों की सारी उम्मीदें टूट गई। इधर रेस्क्यू हेड रेस्क्यू ओवर बोलने ही वाला था कि माइनिंग मिनिस्टर ने एक और ट्राई करने को कहा, और जब रेस्क्यू टीम ने ये अटेम्प्ट पूरा किया तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने रेस्क्यू टीम और वहां मौजूद सभी लोगों में वर्कर्स के जिंदा होने की एक नई उम्मीदें जगा दी। दरअसल जब ड्रिलिंग पाइप को 2300 फीट के बाद बाहर निकाला गया तो उसमें रेस्क्यू टीम को एक कागज चिपका हुआ मिला जिसमें लिखा था, हम सभी 33 वर्कर्स रेफ्यूज में जिंदा है। ये जानने के बाद वहां मौजूद सभी लोग खुशी से रो पड़े। रेस्क्यू टीम को वर्कर्स के लोकेशन का तो अब पता चल चुका था, पर अब बारी था उन्हें बाहर निकालने का। ये जानने के बाद रेस्क्यू टीम 2 गुने स्पीड से सभी 33 वर्कर्स को बाहर निकालने में जुट गई। सबसे पहले वर्कर्स को नीचे खाना पहुंचाया गया, क्योंकि 3 दिन के खाने को जैसे तैसे करके तो ये 14 दिनों तक चला लिए थे, पर अगले 3 दिनों तक ये बगैर कुछ खाए और बगैर कुछ पिए सिर्फ अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। तभी इन्होंने ड्रिलिंग पाइप पर अपनी वो नोट चिपका दी और अपने जिंदा होने की मौजूदगी रेस्क्यू टीम को दी। रेस्क्यू टीम एक खास तरह का खाना जिसे नासा से मंगवाया गया था इन तक पहुंचाई, जिसे खाने के बाद वर्कर्स के जान में जान आई। इसके बाद 33 वर्कर्स को उनके फैमिली से वीडियो कॉल पे बात कराई गई। जमीन से 2300 फीट नीचे सभी वर्कर्स तो बिल्कुल सेफ थे, पर इन्हें बाहर कैसे निकाला जाए ये रेस्क्यू टीम के सामने बहुत बड़ी चैलेंज थी। आखिरकार रेस्क्यू टीम डिसाइड करती है एक और होल करने का, पर प्रॉब्लम ये थी कि ये होल 6 इंच का नहीं बल्कि 21 इंच जितनी मोटी होने वाली थी, और वो भी 2300 फीट जितनी गहरी। एक अंदाजे के तौर पर इस होल को करने में रेस्क्यू टीम को तकरीबन 3 महीने जितना समय लगने वाला था। खैर रेस्क्यू टीम के पास ड्रिलिंग के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो फौरन ड्रिलिंग मशीन मंगवाई जाती है। पर प्रॉब्लम अब भी एक बना हुआ था, और वो ये था कि ड्रिलिंग तो कर ली जाएगी, लेकिन ड्रिलिंग के बाद वर्कर्स को बाहर कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि 21 इंच जितने चौड़े जगह में अगर वर्कर्स को खींचकर बाहर निकाला जाए तो वो सफोकेशन में बेहोश भी हो सकते हैं। सो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए चिली गवर्नमेंट ने एक बार फिर नासा से कांटेक्ट किया। नासा के स्पेस एक्सपर्ट ने एक ऐसे कैप्सूल की सलाह दी जिसमें वर्कर्स को बैठाकर ऊपर लाया जा सकेगा, और इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी होगा, ताकि किसी कारणवश अगर कैप्सूल बीच रास्ते में ही अटक जाए तो उसमें मौजूद वर्कर्स को किसी किस्म का नुकसान ना हो। नासा इस कैप्सूल को तैयार करने के लिए 2 महीने का वक्त मांगता है। मतलब इधर ड्रिलिंग जब पूरी कर ली जाएगी इतने में कैप्सूल भी बनकर तैयार हो जाएगा। 26 दिन गुजर चुके थे और अभी ड्रिलिंग टीम कुछ फीट ही ड्रिलिंग की थी कि अचानक ड्रिलिंग पाइप से हाइड्रोलिक गैस लीक होने लगती है और काम मेंटेनेंस पर चली जाती है। ये न्यूज देखकर एक और ड्रिलिंग कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी से ड्रिलिंग करने और वर्कर्स को निकालने की सलाह दी, जिसे चिली गवर्नमेंट ने ये सलाह मान भी ली और ड्रिलिंग मशीन बी को भी ड्रिलिंग करने की अनुमति दे दी। ड्रिलिंग मशीन बी जहाँ अपने पावरफुल हैमर की मदद से पत्थरों को तोड़कर ड्रिलिंग कर रही थी, तो वहीं ड्रिलिंग मशीन ए पत्थरों को काट कर ड्रिलिंग कर रही थी। पूरे 45 दिन गुजर चुके थे और ड्रिलिंग मशीन बी ड्रिलिंग मशीन ए से काफी फास्ट काम कर रही थी, और इसने लगभग आधी ड्रिलिंग कंप्लीट भी कर ली थी। वर्कर्स का फंसे अब 52 दिन गुजर चुके थे और इधर नासा की बनाई एस्केप कैप्सूल भी माइनिंग लोकेशन तक पहुंच चुकी थी। बस देरी थी तो ड्रिलिंग कंप्लीट करने की। पूरे 65 दिन गुजर चुके थे और सुबह 8 बजे के करीब ड्रिलिंग मशीन बी ने फाइनली 2300 फीट की होल कंप्लीट कर ली, और इसके ठीक 4 दिन बाद यानी 69 डेज पर सुबह 6 बजे के करीब पहला वर्कर्स को बाहर निकाल लिया गया, और इसके बाद एक एक कर बाकी 32 वर्कर्स को भी सेफली बाहर निकाल लिया जाता है। पूरे 69 डेज तक अपनी जिंदगी की सबसे बदतर दिन गुजारने के बाद फाइनली सभी 33 वर्कर्स उस नर्क भरी जिंदगी से अब आजाद थे। सो गाइज, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।